वो फसलें जो केवल व्यावसायिक उपयोग हेतु उगाई जाती है तथा खाद्यान्न फसलों में सीधे उसका उपयोग नहीं किया जाता है, उसे व्यापारिक फसलें कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्यापारिक फसलों के बारे में। आज हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी व्यापारिक फसलें उगाई जाती है तथा कौन सा राज्य उस फसल के संबंधित अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें वो फसलें जिसका केवल जो है व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है, उसे व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, कपास तथा तंबाकू। दोस्तों, पीसीएस में दो लाइन में जो है, आप तो 10 लाइन में हो गए, एक लाइन में हो गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है व्यावसायिक फसलें किसे कहते हैं, एक लाइन में उत्तर दीजिए या 10 शब्दों में जो है इसका उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, पिछले विगत वर्षों में पूछा भी गया है। इस दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण है। आप उदाहरण सहित लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद जो है हम बात करते, अब इसमें से हम जो पॉइंट्स हैं, चाहे गन्ना हो, चाहे रबर हो, चाहे जूट का तम्बाकू हो, इन सब में से एक एक पॉइंट लेके जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आगे जो है इसको हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यापारिक फसलों के बारे में। सबसे पहले हम जो लेते हैं वो है गन्ना है। तो गन्ना जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। उष्णकटिबंधीय का क्या मतलब होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये उष्णकटिबंधीय पाया जाता है, जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर वर्षा होती है और यहाँ का जो तापमान जो है वो तापमान उच्च रहता है, हमेशा तापमान जो है उच्च रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है, यानी जो है गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। इसके बाद गेहूं का नंबर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है, वो है गन्ना। इसके बाद जो है गेहूं का आता है। दोस्तों, कभी भी अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं, अगर गन्ना नहीं है गेहूं है तो गेहूं ही लगाना है, यदि गन्ना है तो सबसे पहले गन्ना लगाना है। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। दोस्तों, ये जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, मेरे बताने का मेन मकसद ये होता है कि आपको बीच बीच में पता भी चलते रहना चाहिए कि आखिर इस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गन्ने की फसल है उसको तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। ठीक है, ये खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। जो मई जून और जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जो खाद्यान्न फसलें हैं। लेकिन जो व्यापारिक फसलों में से जो गन्ना है, ये गन्ना को तैयार होने में 1 साल लगता है। ठीक है, 1 वर्ष लगता है। विश्व में ब्राज़ील गन्ना और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर हम विश्व की बात करें तो चीनी के उत्पादन और जो है गन्ना और चीनी दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरा नंबर जो है भारत का आता है। ठीक है, गन्ना और चीनी के उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर चीनी उत्पादन और गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। बट खपत के मामले में भारत प्रथम स्थान है। ठीक है, चीनी का भारतीय खपत बहुत ज़्यादा है, भारतीय लोग बहुत ज़्यादा जो है खपत करते हैं। इसके बाद जो है भारत में सर्वाधिक गन्ना जो है, गन्ना एवं चीनी उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत सारी फसलों में जो है वो अग्रणी है। खाद्यान्न के हिसाब से देखें तो जो है बहुत ही मतलब हर चीज़ में बोया जाता है। यानी खाद्यान्न, अगर एक आधा प्रश्न पूछा भी गया है कि भारत में कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न के मामले में अग्रणी राज्य है, वह उत्तर प्रदेश। ठीक है, वहाँ आबादी भी बहुत है, साथ ही साथ जो है वहाँ खाद्यान्न उगाया भी बहुत जाता है। कृषि मतलब अधिकतर किसान किसान वाला वो जो है उत्तर प्रदेश राज्य है। तो हम बात कर रहे हैं गन्ना की। तो गन्ना जो है, गन्ना और चीनी दोनों सर्वाधिक उत्पादन जो है यूपी में होता है। इसके बाद जो है नंबर आता है महाराष्ट्र का। दोस्तों, पूरे जितने भारत में जितनी चीनी होती है उसका 45% अकेले अकेले केवल जो है यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। अब सोचिए कि एक 100 में से अगर 45% एक राज्य में होता है तो वहाँ कितनी ज़्यादा चीनी होती है। ठीक है, तो 45% होता है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक चीनी मिले, चीनी की जो कारखाने हैं वो सर्वाधिक कहाँ हैं, वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गन्ना उत्पादन के लिए दक्षिण भारत का जो है जलवायु सबसे उपयुक्त है। दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गन्नों की, तो उत्तर भारत के गन्ने में उतना रस नहीं होता जितना दक्षिण भारत के गन्नों में रस होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ प्रॉपर तापमान है, जो जलवायु है वो गन्ना के अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल है। वहाँ तापमान भी होता है और जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा भी और या सिंचाई जो है उनको प्रॉपर जो है मिलती रहती है। इसलिए वहाँ के गन्नों में रस की मात्रा उत्तर भारत की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है, अब हम रिसर्च सेंटर की बात कर लें तो वो है कानपुर में। तकनीकी संस्थान जो है कानपुर में है। ठीक है दोस्तों,
और इसके बाद जो है तकनीकी संस्थान कानपुर हो गया। इसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में है, पर तकनीकी संस्थान कानपुर में है। दोस्तों एक संस्थान गन्ना से रिलेटेड और है जो कोयम्बटूर में है। आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि आखिर वो किस चीज़ का अनुसंधान केंद्र है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में आता है। ठीक है, गन्ना C4 पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार फॉरेस्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। 4 जो है C4 के हैं। भारत में 90% जो फसलें उगाई जाती हैं वो C3 की पौधे होती है, लेकिन जो C4 होता है वो केवल 4 फसलें हैं। इसके अलावा एक आध दो और है, बट मुख्य 4 हैं: गन्ना, शकरकंद, मक्का और घास। घास में आपने एक नाम सुना होगा बरसीन का, तो बरसीन जो है C4 जो है पौधा है, पूछा गया है फॉरेस्ट में। भारत में कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग। ठीक है, भारत में क्या क्या है, कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग। दूसरा ऐसा जो अब देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कौन सा आधारित है, कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो पूरी तरह कृषि पर आधारित होते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया है। कपड़ा उद्योग है, दोनों जो है कृषि पर आधारित उद्योग है। तो कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग जो है दूसरा सबसे बड़ा है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, आगे पूछे जाने की बिल्कुल प्रबल जो है संभावना है। दोस्तों चीनी और लाभकारी मूल्य, जैसे खाद्यान्न फसलों में होता है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसानों को एक मूल्य जो है मिलना वो जरूरी है, उसी प्रकार जो है गन्ना में होता है उचित एवं लाभकारी मूल्य। पूछा गया है उचित एवं लाभकारी मूल्य किस फसल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा गन्ना के लिए होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सरकार द्वारा गन्ने के संदर्भ में, मतलब जो सरकार जो है गन्ने की एक कीमत तय कर देती है, जो कि मिल कृषि जो गन्ना मालिक है उनको किसानों को देना पड़ता है। इसे ही बोलते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये है गन्ने का, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम लगाया है यहाँ लगाया है कि इस टाइप का जो है गन्ना होता है, और ऐसे क्यारियाँ बना बना के जो है इसको लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो गन्ना समाप्त हुआ, गन्ने का इससे रिलेटेड जो है इतने से ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। अगर कभी भी, क्योंकि पीसीएस में जो है प्रश्न पूछा जाता है व्यापारिक फसलों को बताइए या समझाइए, तो ये 50 शब्दों में लिखने को आएगा, लेकिन प्रॉब्ली जो है ये 200 शब्दों में लिखने को आएगा। तो आप जितने मैं बताऊंगा, जितनी व्यापारिक फसलें, आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे शब्दों में जो है आप लिख सकते हैं। चलिए हम अगली फसल देखते हैं। अगली फसल है रबर। ठीक है, रबड़। रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। अब उष्णकटिबंधीय का मतलब वही होता है जो मैंने अभी पिछले बताया था, कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र, आसपास का या बीच का क्षेत्र होता है, जहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, अक्सर जो है वहाँ क्या होता है कि थोड़ी देर में वर्षा होगी फिर धूप निकल आएगी, यानी तापमान जो है गर्म और बारिश दोनों चीज़ें वहाँ रहती है। ठीक है, रबर मूलतः अमेजन, ठीक है, अमेजन नदी की घाटी जो ब्राज़ील में है वहाँ का पौधा है। ठीक है, वो क्षेत्र ऐसा है, उसे पृथ्वी का लंग्स भी कहते हैं। उस क्षेत्र को, अमेजन जो घाटी है, नदी वहाँ से गुजरती है, उसी क्षेत्र को जो अमेजन घाटी कहा जाता है, वो इतना हरा भरा और इतने फॉरेस्ट है कि उसे पृथ्वी का लंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो रबर मूलतः कहाँ का, अमेजन घाटी का है। पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है, थाईलैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में, एमपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कौन सा उत्पादन है, थाईलैंड है। इसके बाद प्रति हेक्टर उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है। रबर उत्पादन प्रति हेक्टर, मतलब जैसे मान लीजिए 1 हेक्टर है, उसमें जो उत्पादन होता है उसमें भारत पहले नंबर पे है। ठीक है, मैं कुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रति हेक्टर की बात कर रहा हूँ। मतलब मान लीजिए अगर 2 हेक्टर में अगर भारत रबर बोता है, तो वो विश्व में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है, बेटर देन दूसरे उसमें। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ी देर में बताऊँगा भी कि आखिर रबर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो भारत प्रति हेक्टर उत्पादन में विश्व में प्रथम है, परंतु कुल उत्पादन में जो है चौथे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है, थाईलैंड है। दूसरे स्थान पे कोई दूसरा और देश है, किंतु प्रति हेक्टर में भारत है, और कुल उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है। रबर को वृक्ष के पत्ते के दूध से निकाला जाता है, जिसे लैक्टस कहा जाता है। दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, रबर को वृक्ष के पत्ते के दूध से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है, रबड़ के जो एक पेड़ होता है उसमें से क्या करते हैं कि उसमें छोटी छोटी जो है पाइप टाइप का लगा देते हैं, और नीचे एक बड़ा सा बर्तन लगा देते हैं, जिससे उसके जो दूध है उसमें इकट्ठा होता है, और उसके माध्यम से जो है रबर तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक थाईलैंड में पाया जाता है, प्रति हेक्टर भारत में पाया जाता है, और कुल
कुल उत्पादन के हिसाब से जो है चौथे नंबर पे भारत आता है रबड़ उत्पादन में। रबड़ उत्पादन के लिए कुछ परिस्थितियां हैं, मतलब रबड़ कैसे क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है, जैसे तापमान जहाँ ऊंचा होता है, धूप होनी चाहिए और जो वर्षा सर्वाधिक होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लेटेराइट या लाल मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ उच्च उष्णकटिबंधीय, यही पूरी परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है भारत में रबड़ के उत्पादन के लिए दक्षिण भारत सबसे अनुकूल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पाई जाती है दक्षिण भारत में, इसीलिए जो है सर्वाधिक रबड़ होता भी दक्षिण भारत में ही है अपने भारत का। ठीक है, भारत में रबड़ उत्पादन के अनुकूल परिस्थिति में दक्षिण भारत राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में रबड़ में केरल राज्य जो है प्रथम है। कौन सा राज्य प्रथम है? केरल राज्य प्रथम है। ठीक है, केरल राज्य रबड़ उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा? केरल। देखिए इस तरह से जो है रबड़ उत्पादन किया जाता है। देखिए ये पेड़ है और उसमें से देखिए पाइप लगा के उसके दूध को जो होता है उसको इकट्ठा किया जा रहा है और इससे जो है रबड़ बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम लगाने का मात्र एक मकसद है, जो कि आपके दिमाग में एक छोटी सी इमेज बननी चाहिए जब भी आप, क्योंकि ये इमेज अगर आपके यहाँ बन गई दिमाग में तो कभी भी आप फट से तुरंत इसके बारे में लिख सकते हैं रबड़ के बारे में। ठीक है, तो ये जो है उत्तर भारत है केरल में। ठीक है, केरल आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है केरल में। कहाँ? केरल में। एमपीपीसीएस में और व्यापम में ये प्रश्न पूछा गया है, और खाद्य आपूर्ति अधिकारी में केरल ये रबड़ के बारे में जो है एक बार प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इस तरह से जो है रबड़ को बनाया जाता है। अब अगला पॉइंट जो है कपास का है। तो दोस्तों जो है कपास की जो फैमिली है कुल है वो मालवेसी है। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा गेहूँ की ग्रेमनी, धान की ग्रेमनी और गन्ना की ग्रेमनी, तो ये कपास किसकी है? मालवेसी। ठीक है, भारत में कपास की खेती क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक होता है। ठीक है, कैसे? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में जो है खेती सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से, ओवरऑल नहीं बात कर रहा हूँ मैं, क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ। भारत में जो कपास है ना दोस्तों, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में प्रश्न जो है ये पूछा गया है। भारत में कपास की खेती का विश्व में सर्वाधिक होती है। भारत में लावा मिट्टी, जिसे काली मिट्टी कहते हैं या रेगुर मिट्टी कहते हैं, ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। ठीक है, इसे काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसी कारण कहा जाता है क्योंकि उसमें जो है एकदम पर्याप्त चीज़ जो है, सारे गुण जो हैं जो कि कपास के लिए चाहिए, सारी चीज़ उसमें जो है मौजूद है। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जो पंजाब है, जैसे कपास पाया जाता है सब सर्वाधिक गुजरात में। ठीक है, लेकिन जो, और इसके बाद महाराष्ट्र में, लेकिन जो पंजाब राज्य है भारत का, वहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती, लेकिन उन्होंने ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई हैं जो कि, और इस तरह से इसके जीन्स पैदा करके ऐसे दूसरे इसके और वैरायटी निकाल दी गई है कि पंजाब जो है इस समय पे अच्छी खासी कपास का उत्पादन करता है। ठीक है, तो जो है सर्वाधिक जो कपास का जो उत्पादन होता है भारत में वो है गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश, और इसके बाद जो नंबर आता है पंजाब का। ठीक है, अगर कभी भी आपको आए तो पंजाब को ये मिस बिल्कुल मत कीजिएगा कि पंजाब नहीं हो सकता, पंजाब ही है। ठीक है, कपास के उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम है। गुजरात देश में जितना भी कपास उत्पादन होता है उसका 34%, अब सोचिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, 34% जो है उत्पादन होता है किसमें? गुजरात में। इसके बाद नंबर आता है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जहाँ सबसे ज़्यादा कपास होता है वहाँ कपड़े मिल भी बहुत है, तो गुजरात में कपड़े मिल बहुत हैं। अभी की बात नहीं, जब से अंग्रेज आए इसके बाद से ही जो है कॉटन मिल महाराष्ट्र और गुजरात में हमेशा जो है रही हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जो मालवा का क्षेत्र है, वो मालवा का क्षेत्र में भी जो है कपास जो है काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर वाला जो संभाग है, यहाँ कपड़े मिल बहुत है, क्योंकि ये लगा हुआ है महाराष्ट्र से, तो इसका जो प्रभाव जो है यहाँ तक है। और साथ वहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कपास इस तरह का लगता है, और ये डायग्राम बताने का मेन मतलब ये है कि कपास को गांठ में नापा जाता है। कैसे नापेंगे अपन? कपास 1-2 किलो तो नापेंगे नहीं, तो ये जो है ना ये ऐसे नापा जाता है, इनसे नापा जाता है। ठीक है, 1 गांठ 2 गांठ इससे ऐसे जो है नापा जाता है। ठीक है, ये बताने का यहाँ पे मकसद है। प्रश्न पूछा गया है कपास को किससे नापते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चाय, हम बात कर रहे हैं, अगली जो फसल है वो है चाय। चाय की व्यापारिक खेती सर्वप्रथम 1834 में अंग्रेजों द्वारा असम घाटी शुरू की गई थी। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है ये कि चाय की खेती सर्वप्रथम कब की गई थी?
और कहाँ की गई थी, तो आसाम घाटी। सीधे सीधे ये नहीं पूछा जाता कि कब की गई, साथ में ये पूछ लेता है कि आसाम घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय मूलतः चीनी पौधा है, ठीक है, कैसा पौधा है, चीनी पौधा है। चाय की खेती के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं उसमें तापमान उच्च होना चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होनी चाहिए। तापमान जो है, गर्मी खूब होना चाहिए। पर्वतीय ढाल होना चाहिए, कभी भी खेत नमुआ नहीं होना चाहिए, ढलान स्लोप होना चाहिए, यानी बारिश हो इसके बाद पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी जो है ढलान के रूप में बह जाना चाहिए। और जिस ठीक है, और जड़ों में उसकी जमा नहीं होना चाहिए, जड़ों में जमा हो तो जड़ें जो है सड़ जाएंगी और पौधा खराब हो जाएगा। गंधक युक्त जो है मृदा होनी चाहिए। भारत में चाय के 3 उत्पादक जो राज्य हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो है 3 उत्पादक, असम, असम में जो है देश के 50% जो है क्या, चीन चाय पाई जाती है, 50% आसाम में, यानी भारत की सर्वाधिक जो चाय है वो आसाम में पाई जाती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये क्षेत्र जो है आसाम से लगे हुए हैं और यहाँ पर खूब पाई जाती है चाय पत्ती। और प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही होंगे। खासकर आसाम जो है 50%। तमिलनाडु का दक्षिण भारत का अकेला अग्रणी राज्य है चाय के उत्पादन में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि असम में ब्रह्मपुत्र और सूरमा नदी घाटी, बहुत बार पूछा गया है कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो असम में ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा नदी घाटी चाय की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादन चीन, भारत और केन्या, ये 3 जिले हैं। अगर हम विश्व की बात करें तो 3 जिले हैं। तो दोस्तों अगर हम भारत की बात करेंगे तो असम में पूरे देश का 50% चाय उत्पादन होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, फिर तमिलनाडु में दक्षिण भारत का अकेली अग्रणी राज्य है। अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में चाय होती है। असम में ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा नदी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा नदी घाटी प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाय के लिए है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये ऐसा देखिए, ये है जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से देखिए स्लोप है, यहाँ पे अगर बारिश भी होगी तो बारिश कैसी होगी, स्लोप में निकल जाएगी, यानी तापमान भी खूब होना चाहिए, बारिश भी खूब होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से जो है जिससे कि पानी जो है उनकी जड़ों पे रुक ना पाए, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। जो अगली फसल है वो है कहवा या कॉफ़ी, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मैंने इसलिए अथवा करा है, कभी कहीं कहीं जो है कभी कहवा कहवा पूछा जाता है, कहीं कहीं जो है कॉफ़ी पूछा जाता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो कहवा या कॉफ़ी मूलतः अमेजन नदी घाटी ब्राज़ील की जो है ये फसल है, मूल स्थान इसका इसका वही है। भारत में कैसे आई, तो भारत में जो है एक कर्नाटक में बाबा बुदन नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। वो 17वीं शताब्दी में जो है अरब देश गए और वहाँ से जो है वो लेके आए, और बाबा बुदन नाम की एक पहाड़ी भी है दक्षिण में, वो उसको वहीं लगाया, इसलिए जो है ये बाबा बुदन पहाड़ी पे जो है पाया जाता है, ठीक है। भारत में जो है कॉफ़ी बाबा बुदन की पहाड़ी पे जो है पाया जाता है। सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक में ही पैदा होती है दोस्तों, ठीक है। कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों पर होती है, जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। सर्वाधिक उत्पादन जो है 68% कहाँ होती है, कर्नाटक में, फिर केरल में होती है। दोस्तों मैं इसलिए इन फसलों के बारे में बता रहा हूँ कि हर साल ये पीसीएस हो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होती है, ठीक है, या ये भी पूछा जाता है कि कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसको अपना नोट्स बना के लिखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे पटवारी हो, चाहे फ्रूट ऑफिसर हो, चाहे MPPSC या MPSI हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो है पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान दें इसको, ठीक है। तो जो सर्वाधिक जो है, अब पूछा जाता है बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सर्वाधिक जो है फसल कहाँ होती है कॉफ़ी की, वो है कर्नाटक में 68%, और इसके बाद फिर केरल का नंबर आता है। कहवा की कुल 5 किस्में होती हैं, लेकिन भारत में जो है अरेबिका 68% क्षेत्र में, और रोबस्टा जो है 2 किस्में जो है भारत में उगाई जाती, 5 किस्में से 2 किस्में जो है भारत में उगाई जाती हैं, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है बहुत फेमस है। दोस्तों तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत एकमात्र राज्य है जहाँ पे चाय पैदा होती है, लेकिन तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ी में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ साथ पैदा होती है, ठीक है। ये प्रश्न जो है MPPCS में जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इस पे आप जो है ध्यान देंगे कि तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ी है इस पे जो है कॉफ़ी और चाय दोनों साथ साथ उगाई जाती है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है।
चाय के पौधे जो है एक साल में 3 बार पत्तियां चुन सकते हैं। जो चाय की जो पत्तियां होती हैं उसको एक साल में 3 बार चुन सकते हैं। लेकिन जो कॉफ़ी का पौधा है वो वर्ष में जो है एक ही बार कली देता है, 4 वर्ष में एक बार कली देता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ जो है वो है, इस टाइप का कुछ दिखता है कॉफ़ी। ठीक है, बहुत सारी इसमें कॉफ़ियाँ लगी हुई है। 4 साल में जो है एक बार ये कली देता है। लेकिन जो चाय है वो एक साल में 3 बार इसकी पत्तियां जो है चुनी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कॉफ़ी भी जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे तम्बाकू, टोबैको की। तम्बाकू मूल स्थान जो है अमेजन नदी घाटी है। दोस्तों जितनी मैक्सिमम चीज़ें हैं सब अमेजन की इधर क्षेत्र की ही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है इन फसलों के लिए जो है जलवायु अनुकूल है। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में अगर हम हिस्ट्री की थोड़ा सा बात कर लें कि जो 17वीं शताब्दी में जब जहांगीर थे, मुगल काल के जो बादशाह हैं, जहांगीर के काल में जो है पुर्तगाली ने जो है भारत लेके आए थे। ठीक है, ये हिस्ट्री में भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, पीसीएस में और व्यापम में भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जब विश्व में सर्वाधिक तंबाकू जो उत्पादन होता है वो चीन, ठीक है, इसके बाद भारत में है। ठीक है, चीन में भी तंबाकू बहुत खाया जाता है, यानी सर्वाधिक उत्पादन उपभोक्ता दोनों हैं। चीन में उत्पादन भी बहुत होता है और वहाँ के लोग तंबाकू खाते भी हैं। इसके नंबर जो है भारत में आता है। भारत में जो सर्वाधिक तंबाकू है वो है आंध्र प्रदेश और गुजरात में उगाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के दोस्तों अनुसंधान केंद्र मैंने बताया था गुट्टूर में है। ठीक है, गुट्टूर आंध्र प्रदेश में ही एक जगह जिला है, वहाँ पर अनुसंधान केंद्र तंबाकू का। ठीक है, तो आप जो है इस पर ध्यान देंगे। तो अगर हम अगली चीज़ देखते हैं, हम ये देखिए तंबाकू का कुछ इस तरह से जो है पौधा होता है। ये पत्ते होते हैं, ये पत्ते कुछ दिनों जब जब थोड़ा और ये बड़े हो जाएंगे तो इनको जो है निकाल लिया जाएगा और इसको जो है सुखा के जो है इसे तंबाकू बनाया जाता है। इसमें निकोटीन बहुत मात्रा में जो है पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे जूट की। ठीक है, जूट क्या होता है? जूट एक रेशेदार फसल है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो कि बोरे, जो जूट के बोरे होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, टाट होती हैं, वो जूट की ही बनती हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इससे रस्सियाँ कैसे बनती हैं। तो जूट एक रेशेदार फसल है और भारत का 70% जो जूट है वो कहाँ उगाया जाता है? वो पश्चिम बंगाल में। जो जो गंगा डेल्टा जो है, पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वहाँ पर जूट सर्वाधिक उगाया जाता है, बहुत फेमस है। एक तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, साथ ही साथ जो है जूट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक जूट होता है विश्व का बांग्लादेश में, क्योंकि वो क्षेत्र लगा हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र जो ये डेल्टा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश अपने पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा उतना नहीं है जितना कि बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये वही क्षेत्र है जो बांग्लादेश में भी जाता है। इसी कारण जो है विश्व का सर्वाधिक जो है जूट कहाँ पाया जाता है? वो बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक है, भारत का 70%, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 70% जूट जो है कहाँ पाया जाता है? वो कर्नाटक, वो सॉरी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जूट उत्पादन के लिए एकाधिकार यानी सर्वाधिक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऑप्शन में आए तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कहाँ किस चीज़ के लिए है? जूट उत्पादन के लिए है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का कुछ जूट होता है। ठीक है, ये जूट है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके पत्ते हट के इसको क्या करेंगे? पानी में इसके पूरे एक गट्ठे बना के पानी में जो है इसको क्या करेंगे? पानी में कुछ दिनों के लिए, कम 10 से 15 दिन के लिए उसको में गड़े रहने दें। जब ये सड़ जाएगा तो इससे जो है रस्सियाँ निकाल लेंगे, उस रस्सियों से जूट बनाया जाएगा, बोरे बनाए जाते हैं। सुतली, अगर हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल सुतली है। सुतली सभी ने देखी होगी, या अभी दिवाली के समय सुतली पटाखे वाले भी फोड़े होंगे। जो सुतली होती है वो सुतली भी जूट से ही जो है बनती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है ये व्यापारिक फसलों का जो है ये चैप्टर ख़त्म हुआ। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं और भविष्य में जो है पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपसे बोलना चाहूँगा कि ये जो पूरी जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ इसको अपना स्वयं का नोट्स बना के जो है इसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखें, जिससे कि जब कभी रिवीजन की बारी आए तो आप अपने हिसाब से जो है इसको लिख पाएँ। ठीक है, और उसमें जब आप पढ़ेंगे इसको तो बहुत आसानी से जो है उसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने एक बार वीडियो देखा हुआ है, उसको नोट किया हुआ है। इसके बाद जो है तो इससे क्या है, आपको आसानी होगी। सबसे पहले आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद फिर अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, उसको आराम से पोस्ट करके, जिससे क्या है धीरे धीरे करके आप पढ़ तो 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। पढ़ने का जो है ये तरीका है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग जो है इस तरह से करेंगे तो बहुत ही जो है आसानी से आप लोग कर पाएंगे।
चलिए पढ़ते रहिए और अपना स्वयं का नोट्स बनाइए। और मैं बहुत जल्द जो है, जो अभी फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, कि कौन सा राज्य कहाँ उत्पादन करता है, मैं उसके बारे में जो है बहुत जल्द बताऊंगा। और दोस्तों, अब अगला जो है MPPSC के हिसाब से अगर हम बात करें, तो अभी हमने जो पढ़ा है वो खनिज के बारे में पढ़ा है। अब जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, वो है कृषि। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी हम कृषि, सोयाबीन, सारी चीज़ फसलों के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी का पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और कोई भी टॉपिक जो है आप छूटने नहीं पाएगा। दोस्तों, पढ़ते रहिए। नमस्कार।